वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित विधि है। द मेथड बेस्ड ऑन साइंटिफिक मेथड इज प्रेरक विधि, जिसको इंडक्शन मेथड भी बोलते हैं, परियोजना विधि यानी कि प्रोजेक्ट मेथड, भाषण विधि यानी कि स्पीच, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो वैज्ञानिक विधि के बारे में पूछा है कि जो साइंटिफिक मेथड होता है वो किस चीज पर बेस करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये बेस करता है प्रेरक विधि, जिसको हम बोलते हैं इंडक्शन मेथड। अब इंडक्शन मेथड और डिडक्शन मेथड दो चीजें आपने देखी होंगी। तो साइंटिफिक नॉलेज के लिए, किसी भी ज्ञान के निर्माण के लिए, किसी भी ज्ञान के निर्माण के लिए या किसी नई खोज करने के लिए इंडक्शन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। इंडक्शन मेथड का क्या होता है कि भाई हम इसमें कोई चीज नई बनाकर लेके आते हैं, यानी कि जैसे कोई फॉर्मूला बना के लेके आए, फॉर्मूला जनरेट करें किसी भी चीज का, तो वो इंडक्शन विधि द्वारा होगा, यानी कि प्रेरक विधि द्वारा होगा। कुछ नई इनोवेशन करें तो वो इंडक्शन मेथड के थ्रू होगी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। हेलो एंड वेलकम बैक टू द शिक्षा फॉर नौकरी। डिस्कस करेंगे सी टेट, यूपी टेट, रीट और उत्तराखंड टेट के लिए मैथमेटिक्स की पैडागोजी, यानी कि मैथ्स की पैडागोजी के साथ साथ कंटेंट वाला पार्ट भी डिस्कस करेंगे, यानी कि न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे इस सेशन में। एक तरीके से मैराथन सेशन होगा। बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस वीडियोस जरूर देख लेना अगर उत्तराखंड टेट और यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिंक आई सेक्शन में मिल जाएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया है, वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा शिक्षा फॉर नौकरी से। वीडियो को लास्ट तक देखना भाई, बहुत ही यूजफुल वीडियो रहेगी आप लोगों के लिए। डेफिनेटली कमेंट डाउन करके जरूर बता देना आफ्टर द वीडियो। उच्च स्तर की समझ डैश के अंतर्गत आती है। अंडरस्टैंडिंग एट हायर लेवल कम्स अंडर। नॉलेज के अंतर्गत आती है, एनालिसिस यानी कि विश्लेषण के अंतर्गत आती है, मूल्यांकन या इवैल्यूएशन के अंतर्गत आती है, समझ जिसको हम कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं। उच्च स्तरीय यानी कि हाई लेवल की जो थिंकिंग होती है, हाई लेवल की जो समझ होती है, वो किस चीज के अंतर्गत आती है? ज्ञान के अंदर। एनालिसिस यानी कि जिसको विश्लेषण बोलते हैं। तो राइट आंसर यही है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी। एनालिसिस के अंतर्गत हाई लेवल की चीजें आती हैं। एनालिसिस करना, किसी भी चीज का विश्लेषण करना। और ये कैसा एक प्रोसेस है? ये कॉग्निटिव प्रोसेस कहलाता है भाई। कॉग्निटिव प्रोसेस यानी कि संज्ञानात्मक प्रक्रिया होती है, जिसमें भाई ज्ञान भी इंक्लूड होता है ना। लेकिन एनालिसिस की बात कर रहे हैं हम हाई स्तरीय लेवल के लिए, इसमें ज्ञान भी होता है, विचार भी आते हैं, यानी कि जो थॉट प्रोसेस होती है वो भी कॉग्निटिव प्रोसेस से भी होती हैं। इसमें सिद्धांत भी निकाले जाते हैं, यानी कि नियम और रूल्स जो होते हैं वो सब इसी में शामिल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, रोचक परीक्षा प्रणाली डैश के लिए अवसर प्रदान करती है। इंटरेस्टिंग टेस्ट सिस्टम प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर। जो इंटरेस्टिंग टेस्ट सिस्टम है यानी कि रोचक परीक्षा प्रणाली है, किस चीज के लिए अवसर प्रदान करती है? उपचारात्मक शिक्षण के लिए, जिसको हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक टीचिंग। उपचारात्मक बोलते हैं भाई रेमेडियल को। नैदानिक परीक्षण को बोलते हैं हम डायग्नोस्टिक टीचिंग। समूह शिक्षण को बोलते हैं ग्रुप टीचिंग। और संज्ञानात्मक सीखने का तरीका आपको पता ही है, कॉग्निटिव। तो इसमें रोचक परीक्षा प्रणाली किस चीज के लिए अवसर प्रदान करती है, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर रहेगा हमारे पास डी। यहाँ रहेगा संज्ञानात्मक सीखने के तरीके, कॉग्निटिव जो होते हैं, संज्ञानात्मक अधिगम के परिणाम जो होते हैं, लर्निंग प्रोसेस के जो रिजल्ट होते हैं उन पर केंद्रित करता है कॉग्निटिव कॉग्निटिव टीचिंग या कॉग्निटिव लर्निंग प्रोसेस, सीखने के तरीके। ठीक है। और इसमें किस चीज पर फोकस किया जाता है? जो रोचक परीक्षा प्रणाली होती है इसमें संज्ञानात्मक सीखने की प्रक्रियाओं पर फोकस किया जाता है, और जो गैर संज्ञानात्मक प्रोसेस होते हैं यानी कि नॉन कॉग्निटिव प्रोसेस होते हैं उन पर बल नहीं दिया जाता। रोचक परीक्षा प्रणाली की बात करें तो हम, बात क्लियर हुई? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नैदानिक पाठ परीक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा कथन शामिल नहीं है? क्वेश्चन में नॉट पूछा गया है। और ये मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा कि क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़ें, क्योंकि कई बार होता है कि हम यहाँ से क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि नैदानिक परीक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा कथन शामिल है, हम ऐसे पढ़ जाते हैं, नॉट पर फोकस नहीं करते। इसलिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ, नॉट पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन द डायग्नोस्टिक रीडिंग टेस्ट? कविता की समझ और प्रशंसा, विभिन्न क्षेत्रों में शब्दावली, वाक्यों का अर्थ, या गलत संख्या नोट करना। तो देखो, नैदानिक परीक्षण डायग्नोस्टिक यानी कि किसी चीज का पता लगाना, किसी प्रॉब्लम का पता लगाना, तो उसमें क्या चीज शामिल नहीं होती है? ऑप्शन नंबर डी,
गलत संख्या नोट करना है भाई, ये शामिल नहीं होता। बाकी सारे के सारे की कविता की समझ और प्रशंसा, विभिन्न क्षेत्रों में शब्दावली, इसका भी ज्ञान होना चाहिए, वाक्यों का अर्थ भी ज्ञान होना चाहिए। गद्य और पद्य को पढ़ने की समझ भी किसके अंतर्गत आती है, नैदानिक पठन परीक्षण के अंतर्गत आती है। पैराग्राफ जो होता है आपका, पैराग्राफ जो रीडिंग होती है या पैराग्राफ की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैराग्राफ, वो भी नैदानिक परीक्षण यानी कि डायग्नोस्टिक रीडिंग टेस्ट के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जो इसमें सम्मिलित नहीं होगा। नेक्स्ट, किस वस्तुनिष्ठ प्रकार परीक्षण को आपूर्ति प्रकार भी कहा जाता है? विच ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आल्सो नोन एज सप्लाई टाइप आइटम्स? मान्यता प्रकार, स्मृति प्रकार, सादृश्य प्रकार या सुमेलित प्रकार? सुमेलित प्रकार। तो इसमें से किस वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव प्रकार के जो परीक्षण होते हैं उसको आपूर्ति भी कहा जाता है, यानी कि सप्लाई टाइप आइटम्स भी कहा जाता है। तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसको हम बोलते हैं स्मृति प्रकार। स्मृति प्रकार मतलब रिमेम्बरिंग, किसी भी चीज को याद रखना। अब ये स्मृति प्रकार किस चीज पर होता है भाई? ये डिपेंड करता है वास्तविक ज्ञान पर, किसी भी चीज के वास्तविक ज्ञान पर डिपेंड करेगा। वास्तविक ज्ञान का मतलब है जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जो होती हैं उस पर डिपेंड करता है स्मृति प्रकार का सिस्टम। तो ये बच्चे को जो है उसके किस चीज, ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करने में मदद करता है जो उसको याद किए गए हैं। तो बच्चा क्या करेगा, अपनी स्मृति का उपयोग करेगा, अपनी मेमोरी का इस्तेमाल करेगा यहाँ पर, और पिछला जितना भी उसने पढ़ा है उसको रिकॉल करके आंसर देगा। बात क्लियर हुई? तो इसको हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी स्मृति प्रकार। नेक्स्ट, अंतराल पैमाने की विशेषता किस पैमाने पर है? विच स्केल हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंटरवल स्केल? अनुपात का पैमाना जिसको हम बोलते हैं रेशियो, सांकेतिक पैमाना जिसको हम बोलते हैं नॉमिनल स्केल, साधारण पैमाना जिसको हम बोलते हैं ऑर्डिनल स्केल, या ऑप्शन नंबर डी ये सभी। अंतराल पैमाने की बात की जा रही है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं इंटरवल, एक गैप के बाद जो होता है, तो उसको क्या बोलेंगे भाई? रेशियो स्केल बोलेंगे, नॉमिनल स्केल बोलेंगे, या फिर ऑर्डिनल स्केल। तो इसको हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए अनुपात का पैमाना, रेशियो स्केल। इसमें क्या होता है? 0 पॉइंट होता है ना, 0 पॉइंट होता है, और बाकी सारी चीजें भाई एक स्केल बना दिया जाता है। सपोज यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ नंबरिंग कर दी 1, यहाँ नंबरिंग कर दी 2, ये कर दी 3। अब इसमें भी पॉइंट वाइज डिवीजन कर दिया जाता है, यानी कि दशमलव में भी। तो एक प्रॉपर स्केल के साथ में चलता है, अनुपात रेशियो प्रदान करता है। तो इसको हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यदि कोई बच्चा यह पहचानता है कि सभी वर्ग आयत हैं लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं हैं, तो बच्चे के पास कौन सी विशेषता है? बात समझ में आ गई? ऑप्शन ए देखते हैं, वह ज्यामितीय आकार और आकृतियों के बीच संबंध को पहचानना शुरू करता है, वह आवश्यक और पर्याप्त नियमों को समझ सकता है और संक्षिप्त परिभाषा प्रदान करने में सक्षम है। ए और बी दोनों। वह ज्यामितीय आकृति के बारे में सरल तर्क दे सकता है। तो देखो बच्चे ने क्या किया है कि वो डिफरेंशिएट कर रहा है एक स्क्वायर में और एक रेक्टेंगल में। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कि वो ज्योमेट्री की जितनी भी शेप्स हैं, आकार हैं, आकृति हैं, उसके बीच जो संबंध होते हैं उनको उसने पहचानना शुरू कर दिया है। यानी कि जो आकृति वाला, शेप्स वाला जो चैप्टर उसने पढ़ा है उसके सारे कॉन्सेप्ट उसको क्लियर हो गए हैं, इसलिए वो स्क्वायर यानी कि वर्ग और आयत यानी कि रेक्टेंगल दोनों को डिफरेंशिएट, उनमें अंतर कर पा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, गणित के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट मैथमेटिक्स? ये आपको बताना है। गणित चरित्र निर्माण के साथ साथ नैतिकता में भी मदद करता है। बिल्कुल सही बात है। नैतिकता बोले तो मोरालिटी, मोरालिटी डेवलप करने में भी गणित योगदान देता है। गणित की भाषा सार्वभौमिक है, यानी कि जो लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स इज कैसी? यूनिवर्सल। सार्वभौमिक को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल है। गणित स्थिति और संख्याओं का अध्ययन है। बिल्कुल सही बात है भाई, संख्या इसमें हम पढ़ते हैं, स्थिति का भी अध्ययन करते हैं। उच्च अध्ययन में गणित का ज्ञान उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने मुख्यतः विषय की भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित के रूप में रखते हैं, इस प्रकार यह अन्य के लिए व्यर्थ है। तो ऑप्शन नंबर डी भाई, डी जो है गणित के लिए सही नहीं है, नॉट पूछा गया था, बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 9। एक छात्र गणितीय संख्याओं को सही ढंग से समझने में सक्षम नहीं है, ठीक है, जो गणित के नंबर्स होते हैं उसको समझ नहीं पा रहा है, वह हमेशा गणित कक्षा में अन्य छात्रों को परेशान भी करता है। इस तरीके की समस्या उसकी क्या होगी?
वास्तविक समस्या कहलाएगी, गैर वास्तविक समस्या कहलाएगी, पहेली समस्या कहलाएगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारी कहलाएगी ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके की समस्या को हम रखेंगे वास्तविक समस्या में। क्यों रखेंगे? क्योंकि ये क्या है, रियल प्रॉब्लम है, रियल प्रॉब्लम है जो टीचर्स फेस करते हैं क्लास में। इस तरीके के स्टूडेंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे कि भाई बच्चे को खुद तो समझ में नहीं आ रहा लेकिन वो दूसरी क्लास को भी डिस्टर्ब करेगा। तो ये वास्तविक और रियल प्रॉब्लम्स होती हैं, ये चैलेंजेस होते हैं जिनको टीचर्स को डील करना होता है। और ऐसे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है कि जो बच्चे होते हैं उनको प्रैक्टिस की अपॉर्चुनिटी दी जाए, कि उनको प्रैक्टिस कराई जाए मैथमेटिक्स की ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे वो गणितीय संख्याओं को अच्छे से समझना शुरू कर दें। ए वास्तविक रियल प्रॉब्लम्स इनको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, यहाँ से न्यूमेरिकल से स्टार्ट होते हैं और कुछ और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो भाई ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्जामिनेशन के लिए। बहुत ही इजी टिप्स के साथ में मैं आपको बताऊंगा, एकदम समझ में आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। यदि x एंड y का रेशियो दिया है, यानी कि अनुपात दिया है 5:6, तो 6x माइनस वाई और 3x प्लस 4y का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है भाई, इसको आप इजीली भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखते हैं भाई, x और y का रेशियो कितना है, 5:x। तो हमें क्या निकालना है, 6x माइनस वाई का रेशियो निकालना है 3x प्लस वाई के साथ में। तो देखो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 5, और y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर हमारे पास 6, तो भाई वैल्यू पुट कर दो, 6 इंटू 5 माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 6 हो गई, अनुपात के साथ में रहेगा 3 इंटू एक्स की वैल्यू 5 प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी 6, 30 माइनस 6 कितना आ जाएगा भाई 24, अनुपात 15 प्लस 6 कितना हो जाएगा 21। तो 24:21 आपका ये रेशियो निकल के आ रहा है। तो हमें किसका, ओह यहाँ पर हमने मिस्टेक कर दिया भाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 4 था, या इस वैल्यू में यहाँ पर 4 दिया था, इंटू 4 करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर प्लस करेंगे तो वैल्यू कितने निकल के आएगी हमारी, इस साइड में हमारे पास आ रहा है 24 और इधर आ रहा है हमारे पास 24 प्लस 15, तो ये कितना हो गया 24:9 और ये 39, ये रेशियो हमारे पास निकल के आएगा। तो इसमें हमारे पास क्या रेशियो होगा, आई थिंक ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएंगे हम, ऑप्शन ए आएगा भाई, इसको वैल्यू सॉल्व करने के बाद ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 11 को देखेंगे भाई। सबसे छोटी छात्र की आयु ज्ञात करें यदि दो छात्रों की आयु का अनुपात 5:4 है और एक छात्र दूसरे छात्र से 6 वर्ष बड़ा है, ये आपको बताना है। ओके, सब यार ये प्रीवियस ईयर ये जो क्वेश्चन था इसमें थोड़ी सी मुझे लग रहा है वैल्यू मिस हो गई है, कोई सी वैल्यू मिस हो गई है, तो इसको हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट, सबसे छोटे छात्र की आयु ज्ञात करें यदि दो छात्रों की आयु का अनुपात 5:4 है और एक छात्र दूसरे छात्र से 6 वर्ष बड़ा है। देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना, अनुपात देखना, तो लेट कर लो कितना अनुपात दिया है दोनों की आयु का, 5x और 4x। अब जैसा क्वेश्चन कहता है वैसे करते चले जाओ, है ना। क्या करना है हमें, देखो पहले हमें क्या करना है, एक छात्र दूसरे छात्र से 6 वर्ष बड़ा है, राइट। तो क्या करेंगे हम, 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 6, कितना आ गया, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। अब दूसरी कंडीशन क्या बोलता है, यदि दोनों छात्रों की आयु का अनुपात 5 है तो एक छात्र दूसरे छात्र से 6 वर्ष बड़ा है, तो सबसे छोटे की आयु ज्ञात करनी है। तो छोटे का रेशियो कितना है 4x, और इसमें x की वैल्यू डाल दो, कितनी आ गई 24। ये आंसर कितना हो गया हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी। बात क्लियर हो गई भाई। भाई दो छात्रों के अनुपात, भाई एक छोटा एक बड़ा है, उसका रेशियो कितना है 5x मान लिया हमने, दूसरे का कितना मान लिया 4x। अब इनकी आयु का अनुपात डिफरेंस कितना आ रहा है 6 आ रहा है, तो 5x माइनस 4x कितना हो गया 6 के बराबर, x इज इक्वल टू कितना आ गया 6, छोटे का अनुपात कितना है 4x, तो x की वैल्यू डाल दो 24 आ गया, ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। नेक्स्ट, एक समपंचभुज के प्रति एक बाह्य कोण का मान क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इन डिग्रीज ऑफ ए रेगुलर पेंटागन। जो रेगुलर पेंटागन होता है उसके आपको किसका मान बताना है, एक्सटीरियर एंगल का मान बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक ही लाइन में सॉल्व हो जाएगा। भाई देखो 360 होता है इसके सारे कोणों का योग, तो कैसे निकालेंगे, जो बाह्य कोण होता है एक्सटीरियर एंगल कैसे निकलेगा, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय n। n क्या है, भुजाओं की संख्या, और किसकी बात हो रही है, समपंचभुज की बात हो रही है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, तो 360 डिवाइडेड बाय 5
कितनी आ गई वैल्यू आपके पास 72, आई होप यस 72 डिग्रीज। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बात क्लियर हो गई। जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं, बाह्य कोण जो होता है वो कितने के योग के बराबर होता है? 360 के बराबर होता है। कैसे निकलेगा? 360 डिवाइडेड बाय एन। एन क्या है? भुजाओं की संख्या। और समपंचभुज में पंचभुज यानी कि 5 भुजाएं, एन की वैल्यू 5 होगी, तो बाहरी कोण कितना आ गया? 72 डिग्री। नेक्स्ट, द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देन द एंगल इज। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से एंगल होते हैं भाई? जो 180 तक जाते हैं, जिनका योग 180 तक होता है। कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि जो 90 डिग्री तक होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं। तो अब आपसे क्या पूछा है? तो सप्लीमेंट्री एंगल है वो 3 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो 3 गुना है अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के। तो क्या होगा? एंगल मान लो, लेट एंगल बी एक्स। हमने एंगल को कितना मान लिया? एक्स मान लिया। अब देखते हैं जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है वो कितना होता है? 180। इसमें से हमने x माइनस कर दिया, किसके बराबर कर दिया? 3 गुना कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया 3 गुना है किसकी? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का योग कितना होता है? 90 डिग्री माइनस x। ये एंगल हमें निकालना है, ठीक है। तो एंगल ही तो पूछा है यहाँ पर, मल्टीप्लाई कर दो। 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू 27 माइनस 3x। तो वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगी x इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए ऑप्शन सी इज द। बात क्लियर हो गई भाई। देखो 180 में से x माइनस करेंगे क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल है, किसके बराबर होगा? 3 गुना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लेकिन 90 डिग्री माइनस क्या होगा? x, जो एंगल हमने एज्यूम किया है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 45 डिग्री। नेक्स्ट, इफ ए स्टूडेंट राइट 5050 एज 550 इट मीन्स, यानी कि एक विद्यार्थी है जो 5050 है ना, 5050 इस अंक को क्या लिखता है? 550 लिखता है। तो इसका क्या मतलब है? कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू इज नॉट क्लियर, डज नॉट हैव नॉलेज ऑफ नंबर्स, डज नॉट हैव नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, डज नॉट नो द एडिशन। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, कि भाई जो प्लेस वैल्यू है ना, प्लेस वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है उसको वो क्लियर नहीं हुआ कि कैसे संख्याओं को प्लेस करना है। तो ये कॉन्सेप्ट उसका क्लियर नहीं है, इसलिए वो ये मिस्टेक कर रहा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। इफ द सर्कमफोरेंस ऑफ 2 सर्कल्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:1 देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया। सर्कमफोरेंस यानी कि परिधि, दो वृत्त की परिधि का रेशियो दिया है, तो उसके क्षेत्रफल का एरिया आपको बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। परिधि कितनी होती है भाई? 2πr1 डिवाइडेड बाई 2πr2। दो सर्कल्स है ना, तो इसलिए रेडियस r1 और r2 लिख दी। इसका अनुपात किसके बराबर है? 3:1। बात क्लियर है। तो r1 और r2 का रेशियो कितना आ जाएगा? r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू निकल आएगा 3:1, क्योंकि ये इससे कैंसिल हो गया। क्या पूछा गया? एरिया। अब देखो सर्कल का एरिया कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए, πr1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई πr2 स्क्वायर, है ना। उसका भी अनुपात पूछा है, तो पाई से पाई कट गया, तो r1 अपॉन r2 रह गया का होल स्क्वायर। अब r1 अपॉन r2 की वैल्यू आपको पता है, यहां से निकल के आ गई। तो ये कितनी हो गई? 3/1, इसका स्क्वायर कर दो 9/1। आंसर कितना आ गया? ऑप्शन नंबर बी। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन स्कोरिंग क्वेश्चन हो जाते हैं भाई यहाँ से। नेक्स्ट, इफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, अ कोड एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, देन द लेंथ ऑफ द कोड इज। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सर्किल के माध्यम से समझेंगे कि भाई एक सर्कल है, इसमें बोल रहा है ये इसका एक सेंटर है, ठीक। रेडियस कितनी है इसकी? 10 सेंटीमीटर सपोज ये रेडियस हो गई इसकी। बात क्लियर है, इसको हमने ए मान लिया। अब बोल रहे हैं कोड। कोड क्या होता है भाई? जो सेंटर से होकर नहीं जाता, ये मान लिया हमने कोड है। इस कोड से इस सेंटर तक की डिस्टेंस सपोज यहाँ हमने लिख दिया m, ये हो गया b, तो ये O हो गया सपोज। तो अब ये बोल रहा है कि सेंटर से कोड तक की डिस्टेंस कितनी दी गई है? 6 सेंटीमीटर दी गई है, और रेडियस कितनी है? 10 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो इसमें। ट्राइंगल OAM की बात कर रहा हूं मैं, है ना। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा मैं, तो ये हो जाएगा OA का स्क्वायर, यानी कि इस भुजा का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? परपेंडिकुलर के बराबर, OM के स्क्वायर के बराबर और AM के स्क्वायर के बराबर। बात क्लियर हो गई। हमें अननोन क्या है? ये AM हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो OA की वैल्यू कितनी है? 10 का स्क्वायर। OM की वैल्यू कितनी है? 6 का स्क्वायर, प्लस हमें क्या निकालना है? AM का स्क्वायर निकालना। तो AM हमारा कितना निकल के आ जाएगा भाई? AM निकल के आ जाएगा हमारे पास 8। देखो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद आ जाएगा AM आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की भुजा कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर। लेकिन कोड लेंथ कितनी होती है? पूरी AB। तो AB निकालनी है हमें। AB इज इक्वल टू 2AM, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 दूनी 16, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बात क्लियर हो गई। पाइथागोरस थ्योरम लगानी थी, बहुत ही आसान क्वेश्चन था।
Next, the ratio of age of A and B is 6:5 and the sum of their age is 44. After 8 years the ratio of their age. भाई ये एज वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और रेशियो में एज वाले क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं। क्या पूछा गया है कि ए और बी की जो रेशियो है उनकी एज में कितना है, मान लिया 6x और 5x है। अब बोलते हैं इनके सम यानी कि इनके अगर इनको जोड़ दें तो इनकी एज कितनी हो जाएगी, 6x + 5x = 44। क्वेश्चन में दिया, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। यहाँ से 6 प्लस कितना हो गया 11, 11x = 44, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 4 निकल के आ गई। बात क्लियर। अब बोलते हैं आफ्टर 8 ईयर्स द रेशियो ऑफ देयर एज, 8 साल बाद इनकी एज का रेशियो कितना होगा, देख लेते हैं भाई। 6x + 8 डिवाइडेड बाय 5x + 8। बात क्लियर। अब देखो x की वैल्यू डाल दो इसमें, 6 × 4 + 8, 5 × 4 + 8, देख लो कितना आ गया यहाँ पर 32/28 और 8/7, ऑप्शन नंबर डी। बात क्लियर हो गई। पहले इनको जोड़ कितना आ रहा था, 44 आ रहा था, फिर 6 साल बाद इनके रेशियो का अंतर बताना है आपको, इनके रेशियो बताना है इनकी एज का, तो ये मैंने +8 कर दिया, इसमें 6 नहीं 8 साल बाद पूछा है, तो यहाँ से x की वैल्यू पुट कर दी, ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट, द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स इज, कि जो गणित होता है उसका नेचर कैसा होता है, व्यवहार कैसा होता है, ऑर्नामेंटल होता है, लॉजिकल होता है, डिफिकल्ट होता है, या नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लॉजिकल होता है भाई, लॉजिक से तर्क से सॉल्व किया जाता है गणित, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन टीचर कैन बिगिन। फ्रैक्शन का मतलब जो अनुपात होता है, जो अनुपात का चैप्टर पढ़ाने के लिए टीचर को कहां से स्टार्ट करना चाहिए, आइडेंटिफाइंग न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर फ्रैक्शंस, फाइंडिंग फ्रैक्शन ऑन ए नंबर लाइन, राइटिंग फ्रैक्शन ऑन ए नंबर लाइन, आइडेंटिफाइंग फ्रैक्शन पार्ट ऑफ ए थिंग्स अराउंड। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आइडेंटिफाइंग फ्रैक्शन पार्ट ऑफ द थिंग अराउंड देम, यानी कि बच्चों के आसपास ही कुछ फ्रैक्शन वाली चीजें देखो, यानी कि जो अनुपात वाली चीजें हो वहां से उस टॉपिक को रिलेट करके आपको पढ़ाना है। ठीक है, ऐसी बोर्ड पर लिखना नहीं शुरू कर देना है, आप बच्चों को एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दो कि अपने आसपास एनवायरनमेंट से कनेक्ट करके कि आप फ्रैक्शन पढ़ा रहे हो, फ्रैक्शन जैसे a/b, तो इसका कोई एग्जाम्पल उनके आसपास के एनवायरनमेंट से कनेक्ट करके दो तो वो समझ पाएंगे, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये थे हमारे भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आए होंगे। नहीं समझ आए तो कोई भी डाउट है कमेंट डाउन कर देना, समझ आ गए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपसे नए सेशन में। दिस वाज अभिषेक त्यागी, थैंक यू।